नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर चंद्रकांता माथुर आज आपके साथ नई शिक्षा नीति पर बात करने वाली हूँ। आज हम बात करेंगे कि किस प्रकार से 34 वर्षों के पश्चात मोदी सरकार ने शिक्षा में क्या महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं। हम जानने की कोशिश करेंगे कि किस प्रकार से शिक्षा के क्षेत्र में निरंतर होने वाले बदलाव एक स्टूडेंट के जीवन पे क्या प्रभाव डालते हैं। हम ये जानने की भी कोशिश करेंगे कि किस प्रकार की क्या महत्वपूर्ण बदलाव हैं। जैसा कि अभी शिक्षा नीति का वो प्रारूप ही तैयार हुआ है, अभी वो इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है, तो किस प्रकार से किन के लिए ये उपयोगी रहेगा, किसके लिए उपयोगी नहीं रहेगा, ये बहुत सारे ऐसे प्रश्न हैं जो हमें जानने की ज़रूरत है। यदि हम नई शिक्षा नीति के बारे में बात करें तो हम ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि किस प्रकार से क्या ये शिक्षा नीति वास्तव में नई शिक्षा नीति है या कहीं ऐसा तो नहीं है कि कुछ पहले से ही चले हुए परंपराओं को और आगे बढ़ाए जाने की एक कवायद हो और वो नया नया जैसा कुछ दिखने वाला नया हो लेकिन वास्तव में कुछ नया ना हो। तो नई शिक्षा नीति वो मोटा मोटा एक साधारण व्यक्ति यदि शिक्षा नीति को समझे तो क्या समझेगा। तो हम ये कह सकते हैं कि जो नई शिक्षा नीति है वो एक तरीके से जो स्कूल लेवल पे जो शिक्षा है या उसमें काफी बदलाव जैसे आए हैं। इस शिक्षा नीति में बदलाव किया गया है कि 12वीं तक की जो पढ़ाई है वो तकरीबन 5, 3, 3, 4 में बांटी गई। उसके पूरे प्रारूप को कई भागों में बांटा गया है। जैसे कहा जाए कि बच्चे का जो प्रारंभिक 5 साल है, मतलब प्री स्कूल के, वो प्रारंभिक 5 साल, फिर उसके बाद 3, फिर 3 और फिर 4 में पूरी 12वीं तक की पढ़ाई को डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, बांटा गया है। फिर जिसमें कहा गया है कि जो पहले 5 साल है, वो जो पहले 5 साल की जो पढ़ाई है वो फाउंडेशन स्टेज रहेगी, जिसमें एक ऐसी पद्धति आएगी जिसके अंतर्गत स्टार्टिंग में बच्चे के फाउंडेशन डेज कहे जाएंगे और जिसे हम ये कह सकते हैं कि वो प्री प्राइमरी के जो 3 और पहली दूसरी कक्षा जिसमें शामिल करने की बात की गई है और जिसके अंदर ये भी ध्यान में रखा गया है कि बच्चे को सिर्फ पढ़ाई लिखाई में ही बेहतर नहीं करना है। बच्चे की दूसरी जो गतिविधियां हैं, दूसरी जो दिनचर्या की जो चीजें हैं, जरूरत की चीजें जैसे खेल कूद है, योगा है और अन्य जो तरीके हैं जिससे बच्चे का एक शारीरिक विकास और मानसिक विकास भी हो, उस चीज का भी इसमें पूरा ध्यान रखा गया है। पहले 5 साल मतलब कक्षा पहली से पहले और फिर उसके कक्षा 3 से 5वीं तक की जो पढ़ाई होगी वो छात्रों के भविष्य को तैयार करने का काम करेगी, जिसके अंतर्गत जो बच्चा है वो विज्ञान, गणित, कला, सामाजिक विज्ञान जैसे सभी तरीके के विषयों को जानने की कोशिश करेंगे 5वीं तक। कक्षा 6 से कक्षा 8 तक की जो पढ़ाई है वो एक मिडिल स्टेज के रूप में देखा जाएगा, जिसके अंतर्गत बच्चे को अन्य एक मुख्य तरीके की कई ऐसी विषयों के बारे में जानकारी दी जाएगी जिससे कि वो अपना विकास कर पाएंगे। कक्षा 9 से 12वीं तक की जो पढ़ाई होगी उसे लास्ट स्टेज कहा जाएगा, जो मुख्यतः मतलब बच्चों का विश्लेषण करने की क्षमता को बढ़ाने का काम करेगा। बच्चों में एक नए तरीके का एनालिसिस करने के गुण को डेवलप करने की बात करेगा। साथ ही साथ में अपनी मनपसंद के जो विषय उनको वो चूज कर पाएगा। साइंस, आर्ट्स और कॉमर्स को चूज करता था, जिसमें स्टीम सिस्टम कहा जाता था, वो इस नई शिक्षा नीति में खत्म हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। अब बच्चों के पास एक पुल बनाने की कोशिश की जाएगी। बच्चे एक स्ट्रीम से दूसरे स्ट्रीम में भी जा सकते हैं। यदि कोई कॉमर्स का बच्चा है वो आर्ट्स का विषय भी पढ़ सकता है। यदि कोई आर्ट्स का बच्चा है वो साइंस के किसी विषय में मतलब रुचि रखता है तो वह भी पढ़ सकता है। अर्थात खास पूल बनाकर विषय चुनने की आज़ादी दिए जाने की बात इस नई शिक्षा नीति में कही गई है। उसके साथ ही साथ में एक बात और महत्वपूर्ण है जो सभी के लिए थोड़ी सहायक भी रहेगी कि हम देखते हैं कि ज़्यादातर जब से प्राइवेटाइजेशन हुआ है तब से अंग्रेजी शिक्षा की तरफ एक जो दौड़ है वो बढ़ गई है। हर बच्चा, हर
पेरेंट्स इंग्लिश मीडियम स्कूल की तरफ भाग रहे हैं और वो अपने बच्चे को प्राइवेट स्कूल्स में डाल रहे हैं, जिसकी वजह से सभी को सामान्य शिक्षा प्राप्त नहीं हो पा रही, क्योंकि उनकी रीजनल लैंग्वेज उन स्कूलों में नहीं पढ़ाई जाती है। तो इस नई शिक्षा नीति में एक तरीके से शिक्षा का अंग्रेजीकरण खत्म होने की बात की गई है। अब 5वीं तक की जो पढ़ाई होगी वो उसकी मदर टंग मतलब मातृभाषा में किए जाने की बात है। आप जो भी बच्चे की मदर टंग होगी या जो रीजनल लैंग्वेज होगी, उस रीजनल लैंग्वेज में बच्चा अपनी 5वीं तक की पढ़ाई को पूरा कर पाएगा। उसके साथ साथ में जो इंग्लिश है वो एक सब्जेक्ट के रूप में तो होगा, लेकिन एक मीडियम के रूप में अंग्रेजी को नहीं रखा जाएगा टिल 5th स्टैंडर्ड। फिर उसके बाद साथ ही साथ में जब बच्चा 6th स्टैंडर्ड में आएगा तो 6th स्टैंडर्ड में आकर उसे प्रैक्टिकल नॉलेज भी दिए जाने की बात कही जा रही है कि जब बच्चा क्लास 6 में आता है तब तक वो काफी समझ चुका होता है, थोड़ी अंडरस्टैंडिंग उसकी हो चुकी होती है, तो उससे एक प्रैक्टिकल नॉलेज और प्रैक्टिस नॉलेज भी दिए जाने की बात है। जिसे आप दूसरे शब्दों में कहेंगे तो वो कंप्यूटर कोडिंग की जो लैंग्वेज होगी वो क्लास 6 में सिखाई जा सकती है। कंप्यूटर कोडिंग से मतलब ये है कि आज की डेट में बच्चे ज़्यादातर प्राइवेट इंस्टीट्यूट से कंप्यूटर कोडिंग की कोचिंग्स लेते हैं और उनके स्कूलों में कंप्यूटर कोडिंग नहीं पढ़ाया जाता। बेसिक अगर प्राइवेट स्कूल्स हैं तो बेसिक कंप्यूटर की नॉलेज दी जाती है, लेकिन कंप्यूटर कोडिंग की नॉलेज नहीं दी जाती। तो इस बार नई शिक्षा नीति में बकायदा ये सिलेबस का हिस्सा रहेगी, कंप्यूटर कोडिंग की व्यवस्था की जाएगी। और प्रैक्टिकल नॉलेज की बात की है, क्लास 6 से ही बच्चे कई प्रकार के इंटर्नशिप प्रोग्राम में पार्टिसिपेट कर पाएंगे। वो अपनी पढ़ाई करते करते यदि वो कहीं किसी इंस्टीट्यूशन में जाकर वो पढ़ाई करना चाहते हैं, प्रैक्टिकल नॉलेज लेना चाहते हैं, तो वो इंटर्नशिप भी कर पाएंगे। अब स्कूल की तरफ से भी इंटर्नशिप प्रोग्राम चलाए जाएंगे। वो डिफरेंट इंस्टीट्यूशन से अपना टाई अप करके बच्चों को इंटर्नशिप प्रोग्राम भी करवा सकता हूँ। बच्चा इंडिपेंडेंट भी किसी भी इंटर्नशिप प्रोग्राम में अपने आप को एनरोल करा पाएगा। फिर उसके बाद 9th स्टैंडर्ड से 12th स्टैंडर्ड तक सेमेस्टर सिस्टम की बात कही गई है। ये पहले ऐसा नहीं था। हम पूरी तरह परिचित है कि स्कूलों में ज्यादातर यूनिट टेस्ट होते रहते हैं, पर अब पूरे साल को एनुअल मोड फाइनल एग्जाम की बजाय उसे सेमेस्टर सिस्टम में तब्दील कर दिया गया है। अभी निवर्तमान में कॉलेज में सेमेस्टर सिस्टम है, दिल्ली यूनिवर्सिटी में सेमेस्टर सिस्टम है, कई सारे और अदर यूनिवर्सिटीज में भी सेमेस्टर सिस्टम है। लेकिन पहली बार 9th स्टैंडर्ड से 12th स्टैंडर्ड के बच्चों को एनुअल मोड की बजाय एक सेमेस्टर सिस्टम में रखने की बात कही गई है। ये एक बड़ा बदलाव आप इसे कह सकते हैं। और आप कह सकते हैं कि दोनों सेमेस्टर के नंबर जोड़कर ही जो बच्चे का रिजल्ट आएगा वो दोनों सेमेस्टर को जोड़ने के बाद ही रिजल्ट बनेगा। और साथ में ये ध्यान दिया गया है कि जो छात्र है उसका व्यवहार, उसका एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटी क्या है। इस शिक्षा नीति में बच्चे को व्यवहारिक ज्ञान दिए जाने पर ज्यादा जोर है। इस नई शिक्षा नीति में कई ऐसे कोर्सेज हैं, कई ऐसे तरीके और टूल इस्तेमाल किए जाने की बात कही है, जिससे बच्चा एक प्रैक्टिकल नॉलेज ज्यादा गेन करे अपार्ट ऑफ दैट कि वो एक थ्योरेटिकल नॉलेज को ज्यादा गेन करता है। जैसे कि हम अगर बात करें तो बच्चों को स्कूल लेवल पे बहुत सारे इतिहास के बारे में और कई ऐसे विषयों के बारे में बताया जाता है जो आज की डेट में मैं अगर कहूँ तो इनरेलेवेंट भी हो सकते हैं, लेकिन बच्चे कोर्स में हैं तो सालों साल से वो कोर्स का हिस्सा है और बच्चे उसको पढ़ रहे हैं, लेकिन उसकी कोई उपयोगिता नहीं है। तो इस शिक्षा नीति का सबसे महत्वपूर्ण पार्ट ये है कि इसमें प्रैक्टिकल नॉलेज पे ज्यादा जोर दिया गया, चाहे वो स्कूल लेवल पे हो चाहे वो कॉलेज लेवल पे हो। इट मीन्स कि बच्चा पढ़ाई करने के पश्चात अब इंडिपेंडेंट कैसे बन सकता है और उसके पास प्रैक्टिकल नॉलेज होगी तो वो जॉब या अपना एम्प्लॉयमेंट कैसे जनरेट कर सकता है, इस बात पर ज्यादा जोर दिया गया है। उसी के साथ साथ कि सेमेस्टर सिस्टम को हर एंगल को देखा जाएगा। इट मीन्स बच्चा पढ़ाई में अच्छा है, बहुत अच्छी बात है, उसी के साथ साथ में यदि उसकी प्रैक्टिकल जो इंफॉर्मेशन है, उसके प्रैक्टिकल क्लासेस हैं वो
भी उसकी इम्पोर्टेंट, उसने जो इंटर्नशिप की है वो भी काउंट होगा, उसने जो प्रैक्टिकल कंप्यूटर कोडिंग कुछ सीखा है वो भी काउंट करेगा, और उसकी जो एक्स्ट्रा करिकुलम में जो पार्टिसिपेशन है, खेल में, कूद में या अदर एक्टिविटी में जिसमें उसका इंटरेस्ट है, म्यूजिक में, राइटिंग में, पेंटिंग में या एनीथिंग एल्स, तो बच्चा अगर किसी भी चीज को वो करना चाहता है तो वो अब इस वजह से नहीं छोड़ेगा कि उसका कोई वैल्यू नहीं है, उसका कोई काउंटिंग नहीं होती। अभी एडमिशन्स होते हैं तो बच्चे फिजिकल एजुकेशन के नंबर कॉलेज में जुड़ेंगे कि नहीं जुड़ेंगे, इस पर बड़े असमंजस में होते हैं। कई बच्चे ड्राइंग बहुत अच्छी करते हैं लेकिन उनके नंबर नहीं जुड़ते हैं। स्कूल लेवल पे उन्होंने ड्राइंग बहुत अच्छी की होती है लेकिन उसका कोई उनको वेटेज नहीं मिल पाता। लेकिन इस नई शिक्षा नीति में इसका उन्हें सीधा सीधा फायदा होने वाला है। उसी के साथ साथ में हम ये कहेंगे कि कॉलेज जो एडमिशन है, जब बच्चा 12वीं तक पहुंच जाएगा और इतनी सारी चीजों को वो कर लेगा तो कॉलेज एडमिशन आसान हो जाएंगे। तो अभी परसेंटेज के बेसिस पर एडमिशन्स होते हैं और जिसकी जितनी हायर परसेंटेज होती है, तो आपने देखा कि जिन बच्चों को हायर परसेंटेज नहीं मिल पाती है तो वो साइकोलॉजिकली डिप्रेस हो जाते हैं। तो उस डिप्रेशन से बाहर लाने के लिए इस नई शिक्षा नीति में एक तरीका लिया गया है कि किस प्रकार से जो कॉलेज एडमिशन्स होंगे वो कॉमन एप्टीट्यूड टेस्ट पर होंगे। अर्थात इसको हम इस तरीके से कह सकते हैं कि जो कट ऑफ एडमिशन्स हुए, परसेंटेज के बेसिस पर, कट ऑफ के आधार पर जो एडमिशन्स हैं वो हो गए, और यदि जिन बच्चों के कट ऑफ के आधार पर एडमिशन नहीं हुए तो उन बच्चों के लिए कंबाइंड एप्टीट्यूड टेस्ट मतलब कॉमन एप्टीट्यूड टेस्ट रखा जाएगा। वो बच्चे जो छूट गए हैं, जो बच्चे उनका नंबर कम आए हैं और उनका किसी भी कट ऑफ में नाम नहीं आया तो वो एडमिशन लेने से वंचित रह जाते थे पहले, अब संभवतः उसमें मतलब सुधार हो सकता है और वो बच्चे जो कट ऑफ में नहीं आए वो उन बच्चों के पास भी एक सुनहरा मौका रहेगा कि वो कॉमन एप्टीट्यूड टेस्ट दे सकें और एडमिशन कॉलेज में ले पाएंगे, अर्थात उनका साल बर्बाद नहीं होगा। ऐसा कह सकते हैं कि पूरे जो ग्रेजुएशन के को है वो 4 साल का बेसिकली बनाया गया है, उसको अलग अलग सेगमेंट में बांटा गया है। सेमेस्टर सिस्टम होगा वो तो पहले से ही है, और लेकिन अब ग्रेजुएशन को बेसिकली कई तरीके से बांटने की कोशिश की गई है इस नई शिक्षा नीति में। अब जैसा कि हम जानते हैं कि इंडिया में जो ड्रॉप केसेस हैं वो बहुत ज़्यादा है। ड्रॉप केसेस का मतलब है कि कई बच्चे अपनी पढ़ाई को बीच में ही छोड़ देते हैं और उनको फिर ना तो वो सिर्फ मात्र 12वीं पास ही कहलाते हैं क्योंकि उन्होंने फर्स्ट ईयर में अपनी पढ़ाई छोड़ दी, किसी ने सेकंड ईयर में पढ़ाई छोड़ दी, किसी ने थर्ड ईयर में पढ़ाई छोड़ दी, और जिस बच्चे ने थर्ड ईयर तक अपनी पढ़ाई कंप्लीट नहीं की होती थी उसको कोई डिग्री, कोई सर्टिफिकेट नहीं मिलता था, अर्थात वो ड्रॉप केसेस के अंतर्गत आते थे। अर्थात उन्होंने 1 साल पढ़ा उनका बेकार हो गया, 2 साल पढ़ा उनका बेकार हो गया। अगर उन्होंने थर्ड ईयर नहीं दिया और थर्ड ईयर नहीं दिया तो उनके लिए ग्रेजुएशन नहीं, वो 12वीं पास ही कहलाते थे। ये एक बहुत बड़ा बदलाव है कि इस चीज को ध्यान में रखते हुए ये रखा गया कि अगर किसी बच्चे ने ग्रेजुएशन 12वीं के बाद ग्रेजुएशन में एडमिशन लिया और उसने 1 साल पढ़ाई की और छोड़ दिया तो उसको घबराने की जरूरत नहीं है, उसको 1 साल ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट मिलेगा, ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट मिलेगा। उसके बाद यदि उसने 2 साल पढ़ाई की और छोड़ दी तो उसको डिप्लोमा मिलेगा, और यदि उसने 3 साल ग्रेजुएशन किया और 3 साल तक 3 साल पढ़ाई करने के बाद छोड़ दिया तो उसे क्या मिलेगा, बैचलर डिग्री, बकायदा उसको 3 साल की बैचलर डिग्री मिलेगी। और अगर उसने 4 साल तक ग्रेजुएशन की डिग्री कंप्लीट किया तो उसको मतलब उसको पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री, बेसिकली रिसर्च डिग्री मिल जाएगी जिसका फायदा उसे हायर स्टडी में मिलने वाला है। आप कई तरीके से ग्रेजुएशन के अंदर एंट्री ले सकते हैं और कई तरीके से आप एग्जिट भी हो सकते हैं। आपको हर एंगल पे, हर पैनल पे आपको इन और आउट होने का मौका इस नई शिक्षा नीति के अंतर्गत दिया जाने वाला है। तो हम इसको इस तरीके से भी समझ सकते हैं कि जो नई शिक्षा नीति है वो प्री स्कूल से लेकर हायर स्टडी तक भी एक पैकेज देने की बात इस समय नई शिक्षा नीति में किया जा रहा है।
और ये तो आगे देखने वाली बात होगी कि जब पार्लियामेंट में जब नई शिक्षा नीति का प्रारूप पेश होगा और उस पर किस तरीके का डिस्कशन किया जाएगा, वो एक महत्वपूर्ण बात होगी। और नई शिक्षा नीति के संदर्भ में यदि कहा जाए तो उसमें काफ़ी सारे बदलाव हैं। इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं आपको समय समय पर बताने की कोशिश करूंगी और इसके हर एंगल को बहुत ही डिटेल में एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगी। अगर मैं समराइज करूं तो प्री स्कूल से लेकर ग्रेजुएशन 4 साल तक आपको एक तरीके से कंपैक्ट करने की कोशिश की गई है। इस नई शिक्षा नीति में आपको एक तरीके से बहुत सारे मल्टी एग्जिस्ट और मल्टी एंट्री देने की कोशिश की गई है। इसमें बहुत सारी बातें हैं जो हमें अभी जानने की जरूरत है और समय पर और इसकी व्याख्या होनी आवश्यक है। अभी तो फिलहाल एक प्रारूप तैयार हुआ है और प्रारूप के अंतर्गत इस तरीके की व्यवस्था कही गई है जो मैंने आपके साथ साझा की है। यदि आपको न्यू एजुकेशन पॉलिसी के संदर्भ में कोई भी विचार या कोई भी शंका है तो आप मुझे डीएम कर सकते हैं और मैं ऐसे ही दूसरे वीडियोस को लेकर आपके साथ प्रस्तुत रहूंगी कि किस प्रकार से हम सरकार के कामों को एनालाइज कर सकते हैं। मैं दूसरे वीडियो के साथ आपको और इसमें विश्लेषण करने की कोशिश करूंगी। आप मुझसे जुड़े रहिए, सरकार से जुड़े और समाज से सरोकार रखने वाले विषयों को हम लगातार अपने माध्यम से आप तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। उम्मीद है कि आप नई शिक्षा नीति के प्रारूपिक और प्रारंभिक कुछ तथ्यों को जान पाए होंगे। अभी नई शिक्षा नीति में बहुत कुछ है जानने के लिए। हम हर परत दर परत को खोलने की कोशिश करेंगे और विश्लेषण करने की कोशिश करेंगे कि किस प्रकार से नई शिक्षा नीति आपको और समाज के हर एक वर्ग को कैसे प्रभावित करने वाली है, कितनी वो उपयोगी होने वाली है और कितनी अनुपयोगी होने वाली है। तो आप जुड़े रहिए। तब तक के लिए नमस्कार।